वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री बुक का चैप्टर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का पार्ट 3। काफी सारा चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, तो बड़ा चैप्टर है और अच्छे से समझाना होता है, इसलिए थोड़े थोड़े पार्ट्स बन रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं द सर्च फॉर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। तो जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन जो है वो यूनाइटेड नेशंस में पिक्चर में है, और कृष्ण मेनन ने जो है इंडिया का डेलीगेशन लेड किया था, मतलब इंडिया की तरफ से कृष्ण मेनन गए थे यूएन में 1952 और 1962 में, और इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है उसके बारे में बताया था। देखिए, अलाइन होने का मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव रखना, नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हम किसी की तरफ झुकाव नहीं रखते हैं, हम अपनी खुद की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, हम लोग के देश के लिए और सबके लिए जो सही होगा उसी तरीके की फॉरेन पॉलिसी हम फॉलो करेंगे। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? तो देखिए, फॉरेन पॉलिसी का मतलब है जैसे कि इंडिया है, इंडिया का दूसरे दुनिया के बाकी सारे देशों के साथ कैसे रिलेशंस होंगे वो फॉरेन पॉलिसी में आता है। अब द सर्च फॉर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की सर्च में मतलब क्या है? इंडिया को फ्रीडम मिली थी काफी ज्यादा डिवास्टेशंस के बाद, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में काफी कुछ खराब है ना, गलत। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी ज्यादा लोग मरे थे और काफी ज्यादा तबाही मची थी पूरी दुनिया में, तो उसके बाद ही इंडिया को मिली थी इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस के बाद यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई थी 1945 में। तो 1945 में यूनाइटेड नेशन बना था, काफी इन्फेंसी में था, काफी नया नया बना था। 1950s और 1960s में कोल्ड वॉर हुई थी। कोल्ड वॉर जो है रशिया और यूएसएसआर, मतलब बेसिकली यूएसएसआर और यूएसए के बीच में हुई थी। तो कोल्ड वॉर का मतलब है कि मतलब लड़ाई होती रही, मन मुटाव से चलते रहे इन दोनों देशों के बीच, बट कभी एक्चुअल वॉर नहीं हुई। तो काफी ज्यादा राइवलरी थी, काफी ज्यादा इनमें दुश्मनी टाइप की थी। तो यूएसए और यूएसएसआर में, तो ये दोनों देश ना दुनिया के बाकी देशों को अपने साइड करना चाहते थे। अब हमारे इंडिया जैसे बहुत सारे छोटे देश थे, मतलब इंडिया तो काफी बड़ा देश है, इंडिया जैसे और भी बहुत सारे देश थे जो नए नए आजाद हुए थे, अब वो फिर से यूएसए और यूएसएसआर के कंट्रोल में नहीं आना चाहते थे। तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो कि उस समय फॉरेन मिनिस्टर भी थे इंडिया के, उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डेवलप किया इस तरीके से कि इंडिपेंडेंट होगी और नॉन अलाइंड होगी। तो लेड बाय इजिप्ट, यूगोस्लाविया, तो इजिप्ट के जो हेड थे, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घना एंड इंडिया, इन 5 कंट्रीज ने मिलकर के एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया और कंट्रीज से कहा कि भाई आप दो जो मेजर अलायंस बन चुके हैं यूएसएसआर और यूएसए, आप इनको ज्वाइन ना करें, बल्कि आप नॉन अलाइंड रहें, आप किसी भी और कंट्री के साथ ना हो, आप अपने देश के साथ हो, सबके भले के लिए हो। तो इस तरीके की पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, जिसको NAM के नाम से भी जाना जाता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में ना ही ये देश यूएसएसआर के साथ जाएंगे, ना ही यूएसए के साथ जाएंगे, ये अपनी अलग पॉलिसीज रखेंगे, किसी और देश की नहीं मानेंगे। तो यही थी कि भाई आइसोलेशन की पॉलिसी, कि भाई हम लोग आप लोगों से अलग है, न्यूट्रल है, आप लोग लड़ाई झगड़े करें, हम जो सही होगा उसकी तरफ ही सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे। तो इंडिया भी नॉन अलाइन मूवमेंट का पार्ट था और एक तरीके से हेड था, और काफी सारे मीडिएटिंग रोल किए हैं, रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन अमेरिकन एंड सोवियत अलायंसेस। तो काफी सारे जो अमेरिका के अलायंस थे और सोवियत यूनियन के अलायंस थे, मतलब उन कुछ देश जो इन दोनों देशों के साथ थे, उनके बीच में मीडिएशन, सुलह करवाने का काम भी इंडिया ने किया था। तो कोल्ड वॉर के टाइम पर काफी सारे देशों में वॉर्स भी हुई थी, जो कि डायरेक्टली यूएसए और यूएसएसआर के बीच में नहीं हुई थी, बल्कि काफी सारे अलग अलग देशों के बीच में हुई थी। तो उन लड़ाइयों को सुलझाने का काम इंडिया ने कई बार किया था। तो देखिए, लीडर्स हैं एशिया के, अफ्रीका के, जो कि बांडुंग में, इंडोनेशिया में 1955 में मिले थे। तो लगभग 29 जो नए नए इंडिपेंडेंस मिली थी ना नए स्टेट्स को, तो अफ्रो एशियन नेशंस थे जो वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन से आजाद हुए थे, और अब वो मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। अब आता है इसमें द नेशन 60 इयर्स ऑन, तो 60 साल बाद इस देश में क्या क्या हुआ, इंडिया में क्या क्या हुआ। ऑन 15 अगस्त 2007 इंडिया सेलिब्रेटेड 6 इयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एज अ फ्री नेशन। तो 2007, क्योंकि ये जो बुक है ये 2008 में पब्लिश हुई है, अपडेट वगैरह वैसे तो करते रहते हैं, तो अगर 2007 की बात करें तो 60 इयर्स होगा, और अब तो लगभग 75 इयर्स होने जा रहे हैं हमारे देश को आजाद हुए। हम लोगों का फुल फ्लेज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, किस तरीके से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को माना है और क्या क्या किया है। इंडिया जो है आज भी यूनाइटेड है, एक
एकजुट है और हम आज भी डेमोक्रेटिक हैं। ये सारी की सारी हमारी अचीवमेंट है जिसके लिए हमें प्राउड फील करना चाहिए। काफ़ी सारे फॉरेन ऑब्जर्वर्स रहे हैं जिन्होंने ये फील किया है कि मतलब जो लोग कहते थे कि इंडिया एज अ सिंगल कंट्री कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा और वो टूट जाएगा अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में। तो अलग अलग रीजन मतलब ये समझते थे जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया, इसी तरीके से इंडिया भी जैसे कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, अलग अलग पार्ट्स में बट सकता है। काफी सारे लोगों को ये भी लगता था कि इंडिया में मिलिट्री रूल आ जाएगा। हाउएवर एज मेनी एज 13 जनरल इलेक्शन हैव बीन हेल्ड सिंस इंडिपेंडेंस। लगभग 13 इलेक्शन हमारे देश में इंडिपेंडेंस से अभी तक हो चुके हैं और इलेक्शंस जो हैं वो मतलब बहुत ही अच्छे से हुए हैं और हंड्रेड्स ऑफ लोकल और स्टेट इलेक्शन हो चुके हैं। हमारे देश की प्रेस जो है वो फ्री है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को, अलग अलग फेथ्स को फॉलो करते हैं, फिर भी हमारा देश एकजुट है। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। ऑन द अदर हैंड काफ़ी ज़्यादा डिविजन्स भी हमारे देश में परसिस्ट करते हैं डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज द अनटचेबल्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने तो अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो नहीं है, बट फिर भी जिनको आज हम दलित कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंस, काफ़ी ज़्यादा मतलब हिंसा फेस करते हैं, काफ़ी भेदभाव फेस करते हैं। रूरल इंडिया में उनको जो दलित जिन्हें कहते हैं टेम्पल्स में नहीं घुसने दिया जाता, पार्क्स में नहीं जाने दिया जाता है, पब्लिक प्लेसेस इस्तेमाल नहीं करने दिए जाते हैं डिस्पाइट जो सेक्युलर आइडियल्स हैं। देखिए सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, ऐसा देश जो किसी एक धर्म को ना मानता हो, सारे धर्मों को इक्वली मानता हो। तो सेक्युलर आइडियल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट there have been clashes between different religious groups in many states। काफ़ी सारे राज्यों में हम लोग देखते हैं कि जो दंगे वगैरह होते हैं धर्मों, अलग अलग धर्मों के बीच में, बट इन सबसे ऊपर उठ के अबव ऑल मेनी ऑब्जर्वर्स हैव नोटेड द गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैज ग्रोन ओवर द ईयर। तो काफ़ी सही चीज़ें भी हुई हैं, बट काफ़ी चीज़ें हमने देखा है कि जो रिच और पुअर के बीच की जो खाई है एक तरह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सम पार्ट ऑफ इंडिया एंड सम ग्रुप्स ऑफ इंडियंस हैव बेनिफिटेड अ ग्रेट डील फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमारे देश में काफ़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, तो कुछ लोगों को उसके फ्रूट्स ज़्यादा मिले हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। काफ़ी सारे लोग बड़े बड़े हाउसेज में, मेंशंस में रहते हैं, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे भी चिल्ड्रन हैं जो मतलब काफ़ी बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और कुछ बच्चे जो हैं उनके पास बेसिक एजुकेशन भी नहीं है, वो स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। हमारे देश में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, काफ़ी सारे अर्बन स्लम्स हैं, झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, काफ़ी दूर दराज के गाँव हैं जो आज भी कनेक्टेड नहीं है, बच्चे वहाँ पर बेसिक चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब हम लोग संविधान के सामने सब बराबर हैं, बट क्या सच में ऐसा है? रियल लाइफ में कुछ इंडियंस जो हैं वो मोर इक्वल हैं दूसरों से। Judged by the standards it set itself at independence, the Republic of India had not been a great success, but it had been a failure either। But अगर हम लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं रहे हैं तो हम एक मतलब फेलियर भी नहीं है, हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है और काफ़ी कुछ नहीं कर पाए हैं और अचीव करने की राह पर हैं। अब इसमें चैप्टर तो हमारा कंप्लीट